दोस्तों नमस्कार। आज की वीडियो में हम एक महान शख्सियत के बारे में जानेंगे जिनका नाम है राजा महेंद्र प्रताप सिंह। राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी ने एक विश्वविद्यालय की घोषणा की है, जिसके बाद से यह नाम ज़्यादा चर्चे में आया है। आइए इस महान शख्सियत के बारे में कुछ और जानते हैं। स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे उनका जन्म 1 दिसंबर 1886 को हुआ और अगर उनके परिचय की बात करें तो वे हाथरस के पास मुरसान नाम की जगह की रियासत के राजा थे और उनकी शादी जो है वो बलविंदर कौर, जो कि जिंद रियासत की राजकुमारी थी, उनसे उनकी शादी हुई थी। ये उनके थोड़ा बहुत बेसिक आप कह सकते हैं, इसे आप बेसिक जानकारी के रूप में आप इसको समझ सकते हैं। राजा महेंद्र प्रताप सिंह के बारे में, उनके जन्म के बारे में, उनके परिचय के बारे में और उनके वैवाहिक जीवन के बारे में। आइए इनके बारे में कुछ और जानते हैं और समझते हैं कि इस महान शख्सियत का चर्चा आजकल क्यों ज़्यादा होने लग गया है। राजा महेंद्र का विवाह जिंद रियासत की बलबीर कौर से हुआ था। आपको हम ये बताते चलें कि उनकी बारात के लिए उन दिनों में हाथरस से संगरूर तक 2 विशेष ट्रेनें चलाई गई थीं। ये जो 2 ट्रेनें चली थीं ये स्पेशली उनकी मैरिज के लिए, उनकी शादी के लिए, बारात को लाने ले जाने के लिए चलाई गई थी। आप समझ सकते हैं कि राजा महेंद्र प्रताप किस कदर उन दिनों में भी अपने व्यक्तित्व के, तेजस्वी व्यक्तित्व के धनी थे। कितना उनको उनकी नाम में कितना वज़न था और कितनी बड़ी शख्सियत थे। राजा महेंद्र प्रताप सिंह के बारे में बात करें तो उनकी विदेश यात्रा अक्सर चर्चे में आती है। उन्होंने अफ़गान के पासपोर्ट का उपयोग किया और बिना भारतीय पासपोर्ट के 50 से भी ज़्यादा देशों की यात्रा कर डाली और इन सारी यात्राओं में उनका कुल मिलाकर जो उद्देश्य था वो उस वक्त की यानी कि तत्कालीन ब्रिटिश सरकार के ख़िलाफ़, उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करना और निर्वासित हिंद सरकार का गठन था। निर्वासित हिंद सरकार से मेरा मतलब है जिस तरह से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारत से बाहर जाकर आज़ाद हिंद फौज बनाई और एक पैरेलल गवर्नमेंट की इस्टेब्लिशमेंट दी थी, ठीक उसी की तरह उन्होंने निर्वासित हिंद सरकार का गठन किया था। और अगर पूरे विदेश यात्रा को उनका देखा जाए, पूरे समय काल को देखा जाए तो 31 साल 8 महीने, कुल मिलाकर 31 साल 8 महीने वो विदेश में रहे थे। 1946 में यानी कि भारत की आज़ादी से ठीक 1 साल पहले वे वापस भारत आए और इस दौरान अपनी पूरी विदेश यात्रा में उन्होंने अनेक देशों को घूमा। भारत पे पासपोर्ट बनना मुश्किल था, इसलिए उन्होंने अफ़गान में बने पासपोर्ट का उपयोग किया और अफ़गानिस्तान सरकार की मदद से निर्वासित हिंद सरकार का गठन किया, जो कि उन दिनों में बहुत बड़ी बात थी जब ब्रिटिश सरकार का बोलबाला था और चारों तरफ अंग्रेज़ों का ही बोलबाला था। 1946 में जब वे भारत आए तो उसके ठीक 1 साल बाद भारत आज़ाद हो गया। अंग्रेज़ यहाँ से चले गए और यहाँ पर फिर आम चुनाव की तैयारियां होने लगी और आम चुनाव कराए गए। 1957 के आम चुनाव में राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने भी अपनी किस्मत आजमाई। मथुरा की लोकसभा सीट से वो चुनाव लड़े और उस चुनाव में उनके खिलाफ जनसंघ से प्रत्याशी थे अटल बिहारी वाजपेयी और उनके खिलाफ राजा महेंद्र प्रताप सिंह एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में सामने आए थे और एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में न केवल उन्होंने चुनाव को बड़ी शिद्दत से लड़ा और बल्कि उस चुनाव में वो विजयी हुए। यहाँ पर यह भी बता दें कि उस चुनाव में उन दिनों में 55% का मतदान हुआ था और तब जबकि ये संभवतः दूसरा आम चुनाव था 1952 के बाद, तो इस आम चुनाव में 55% मतदान में एक निर्दलीय प्रत्याशी का इस तरह से जीतना उसकी लोकप्रियता को बताता है। आंकड़ों की अगर बात करें तो इस चुनाव में उनको जितने वोट मिले थे वो काफ़ी बड़ी संख्या में थे और एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जनसंघ के प्रत्याशी अटल बिहारी वाजपेयी को हरा देने के कारण चारों तरफ उनके नाम के चर्चे होने लग गए थे।
राजनीतिक सक्रियता के बावजूद राजा महेंद्र प्रताप सिंह एक ऐसे व्यक्ति थे जिनका कांग्रेस से हमेशा वैचारिक अनबन रहा। कांग्रेस की विचारधारा के साथ उनकी विचारधारा नहीं मिलती थी और 1 दिसंबर 1915 को उन्होंने निर्वासित सरकार का गठन भी कर डाला था। जब वो गठन उन्होंने किया तो उस वक्त एक पूरी की पूरी उन्होंने कैबिनेट बनाई थी और उस निर्वासित सरकार में वे स्वयं राष्ट्रपति बने थे। यानी उन्होंने अपना पद राष्ट्रपति का रखा था और प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने मोहम्मद बरकतुल्ला भोपाली को बनाया। वो कभी भी हिंदू मुस्लिम के पचड़े में नहीं पड़े। एक तरह से उनके लिए ये कोई मतभेद का विषय नहीं रहा और हिंदू मुस्लिम वाला कोई भी मामला उन्होंने अपने जीवन काल में अपने नाम के साथ नहीं जोड़ने दिया। पूरे विश्व को वो शांति का संदेश देना चाहते थे। इसीलिए मैंने, आपने देखा होगा, अपने थंबनेल पे लिखा है क्रांतिकारी भविष्य दृष्टा। मतलब उनके विचार में एक तरफ क्रांति थी, दूसरी तरफ वे भविष्य को देखते थे, शांति को देखते थे। तो जो यूएनओ अभी आप देख पाते हैं या 1945 में जो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, कुछ उससे अच्छी कल्पना उन्होंने संसार संघ की थी जो विश्व शांति के लिए काम करता। शिक्षा से इनका बड़ा गहरा लगाव था और राजा महेंद्र प्रताप सिंह शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कुछ करना चाहते थे। शायद यही वजह होगी कि पिछले दिनों जब प्रधानमंत्री जी ने यह घोषणा की तो उनके नाम के साथ एक विश्वविद्यालय को जोड़ा। क्योंकि शिक्षा उनकी प्राथमिकता में रही है और शिक्षा से उनका गहरा लगाव रहा, तो उन्होंने अपनी तरफ से, राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी ने अपनी तरफ से वृंदावन में प्रेम महाविद्यालय की स्थापना की थी। उस महाविद्यालय की स्थापना से आप समझ सकते हैं कि तत्कालीन वर्षों में, जबकि शिक्षा पर उतना ध्यान नहीं था, उन्होंने एक महाविद्यालय की स्थापना करके अपना शिक्षा के प्रति जो उनका रुझान है उसको दिखाया था। विचारधारा की अगर बात करें तो वो रूसी क्रांति से बहुत प्रभावित थे। उनका हल्का रुझान वामपंथ की ओर भी दिखाई पड़ता है। अगर आप उनके आत्मकथा को पढ़ें या उनकी पुरानी चिट्ठियों को पढ़ें तो आपको ये पता चलेगा कि वामपंथ की ओर भी उनका हल्का रुझान था और जर्मनी के हमेशा समर्थक रहे। वो जर्मनी का समर्थन करते थे वे। और जब भारत स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में था तब उन्होंने जर्मनी से सहायता लेनी भी चाहिए थी। शांति के लिए राजा महेंद्र प्रताप सिंह के किए प्रयासों को तब भी रेखांकित किया गया और उसको एक वैश्विक मान्यता मिली थी। शायद यही वजह है कि 1932 में जब नोबेल शांति पुरस्कार के लिए इनका नाम का नामांकन किया गया, 1932 में जब नोबेल शांति पुरस्कार के लिए लिस्टिंग की गई थी, तब राजा महेंद्र प्रताप सिंह का भी नाम नामांकित किया गया था। अपनी राजनीतिक सक्रियता में 1962 में एक ऐसा दौर आया जब उनको मथुरा की सीट से चुनाव हारना पड़ा। 1962 में मथुरा की सीट से वो चुनाव हार गए और इस पराजय के बाद उनकी सक्रियता में भी कमी आ गई और राजनीतिक रूप से वे कम सक्रिय होने लग गए। और धीरे धीरे वो ऐसा वक्त भी आया जब हमको ऐसा लगने लगा कि वे अब राजनीति से दूर हो जाएंगे। अंततः 29 अप्रैल 1979 को उनका निधन हुआ। उनके निधन के बाद भारत की सरकार ने राजा जी की स्मृति में एक डाक टिकट भी जारी किया है। ये सारी चीज़ें आप अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में भी देख सकते हैं। उनका अपना आत्मकथा है, आप उसमें जाकर के भी बहुत सारी चीज़ों को पढ़ सकते हैं। कुल मिलाकर के भविष्य दृष्टा तो थे ही वे। एक भविष्य दृष्टा की ओर के रूप में अगर हम राजा महेंद्र प्रताप सिंह को याद करें तो कोई नाइंसाफ़ी नहीं होगी। साथ ही साथ वे एक शांतिदूत होते हुए भी क्रांतिकारी थे। विचारों की क्रांति थी मगर शांति के समर्थक थे। तो ये छोटी सी जानकारी थी राजा महेंद्र प्रताप सिंह के बारे में। विशेष रूप से उनके जीवन से कहीं ज़्यादा उनके कृतित्व पर हमने केंद्रित कर रखने का प्रयास किया था। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।